Bismillahirrahmanirrahim. Beta, today we are doing June 23 P4 ATP variant 1, right? तो सबसे पहले इसका आखिरी क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं और एटीपी इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है? वो आपके कहे बगैर ही मैं वो करवा रहा हूं। माय फेवरेट क्वेश्चन लिखा हुआ है जून 23, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है अ स्टूडेंट अटैचेस अ प्रोपेलर, यू कैन सी, पंखा टू एन इलेक्ट्रिक प्रोपेलर, वही है ना वो जो ड्रोन के नीचे लगा होता फैन, राइट? टू एन इलेक्ट्रिकल मोटर ड्रिवन बाय अ 0 to 12 वोल्ट डीसी, मतलब उसमें वोल्टेज की लिमिट है 0 से 12। पावर सप्लाई एज शोन, ठीक है। अच्छा जी, अब उसने कहा है कि मूविंग एयर फ्रॉम द प्रोपेलर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बैलेंस, ये बैलेंस है। देखो बेटा, ये अभी रिसेंटली हमने वैसे प्रैक्टिकली किया है। मैं मेरी वाइफ ने ज्वेलरी को बेचने गए ना, तो वो जब ज्वेलर ने बैलेंस के ऊपर ज्वेलरी रखी ना, ऊपर से उसने पंखा लगा हुआ था, पंखे के ऊपर उसने ना वो बॉक्स कवर कर दिया उसने। पता क्यों? बैलेंस को, वो एयर से ना 0.23 ऊपर हो रहा था। अब गोल्ड में वो 0.12 भी बड़ा मैटर करता है, एक्सपेंसिव है ना। तो ये चीज ना क्या है, ये बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक। जब इस पे पड़ेगा ना, ये रीडिंग शो करेगा, यानी वो वेट की फोर्स बताएगा। अच्छा मैं एक बात बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस measures the, what it measures, can you make the guess? फोर्स। मैथ नहीं मेजर करता, तो ये फोर्स मेजर करता है, ठीक है। वेट भी फोर्स है। तो मूविंग एयर फ्रॉम एक्सर्ट्स अ फोर्स, प्लान एंड एक्सपेरिमेंट। बेटा ये सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट, ये है जो आपको गौर करना है। प्लान एंड एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ द फोर्स वेरीज विद वोल्टेज। तो बेटा आप एक बार नोट करो, फोर्स वेरी करते हैं ना वोल्टेज से। इनमें आपने पता क्या बता देखना होता है, इनमें एक चीज वो होती है जो हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। क्या चीज चेंज कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से? इस प्रोपेलर को मिलने वाले वोल्टेज। तो जो हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं ना, उसमें हम इंडिपेंडेंट है चेंज, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा क्या है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो करने का मेथड फिर कह रहा है फॉलोइंग ऑपरेटर्स है, ये सारा मोटर, बैलेंस, सप्लाई, प्रोपेलर, वोल्ट मीटर। यू कैन आल्सो यूज द ऑपरेटर्स अवेलेबल स्कूल, यानी एडिशनल भी यूज कर सकते हो। प्लान करना है आपने, कैसे कैरी आउट करोगे, क्या चीजें कंट्रोल का मतलब कांस्टेंट रखनी है। टेबल बनाना है, उसमें हेडिंग होनी चाहिए, कोई रीडिंग नहीं है। और कंक्लूजन कैसे रीच करोगे। तो बेटा सबसे पहले ना आई वुड सजेस्ट, अच्छा इसमें एक होता है डायग्राम बनाना, इसने भी नहीं कहा। ये वन ऑफ दोज क्वेश्चन है जिनमें यही डायग्राम ही होगी। हम अगर खुद से भी बनाते तो यही बनाते। सिर्फ एक चीज ऐड कर सकते हैं जो मैं साइड पे बताऊंगा अभी आगे फर्दर। अच्छा सबसे पहले हमने क्या बताना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो हम अपनी मर्जी से चेंज कर, क्या चेंज कर सकते हैं? वोल्टेज। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? फोर्स। या ऐसे भी बता सकते हैं, द फोर्स एफ डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज वी। तो वो खुद ब खुद पता चलेगा ये डिपेंड कर रहा है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। कहने का तरीका आपका अपना है। मैंने दोनों तरीकों से एक तो लिख भी दिया और बोल भी दिया। क्या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज V डिपेंड्स अपॉन, सॉरी, फोर्स F डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज V। राइट बेटा, क्लियर? ओके, अब हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, क्या चीजें कांस्टेंट रखनी है, ये तो बता देना इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट है। कांस्टेंट क्या रखना है? अब देखो एक फेयर एक्सपेरिमेंट के लिए, देखो पंखे की हवा कभी ज्यादा लेनी हो तो हम करीब नहीं चले जाते उसकी, स्टैंड वाला पंखे की, पेडिस्टल फैन, राइट? तो बेटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी कहने, हाइट, हाइट भी कहने, वो कांस्टेंट रखनी। लेकिन आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि कांस्टेंट रखनी है, आपने बताना भी कांस्टेंट रखोगे कैसे, कैसे रखोगे? आप ये कहोगे कि क्लैंप की पोजीशन वी विल कीप द सेम, वी विल नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ क्लैंप, राइट? चलिए मैं लिखा हुआ भी दिखाता हूं। हमने क्या कांस्टेंट रखना है यहां, keep the distance between propeller and electric balance constant। और वो कैसे रखेंगे? by not changing the height of propeller।
नो चेंजिंग द पोजीशन ऑफ क्लैंप, राइट? याद रहेगा आप लोगों को। आपने जब भी कोई चीज बतानी है ना, कांस्टेंट रखनी, तो कैसे रखनी है बता देना है, राइट बेटा जी? जैसे किसी एक्सपेरिमेंट में आपने बॉल का मास कांस्टेंट रखना है, तो क्या आप कहेंगे यूजिंग द सेम बॉल एवरी टाइम, तो मास ऑटोमेटिकली सेम रहेगा, याद रहेगा। अच्छा जी, अब हम कैसे करेंगे प्रोसीजर? वी कनेक्ट अ वोल्टमीटर इन पैरेलल टू मेजर वोल्टेज। तो एक चीज जो डायग्राम में ऐड कर सकते थे वो ये है कि हम बताएंगे कि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, और वोल्ट मीटर पैरेलल का मतलब दो अलग अलग वायर लगेगा, एक यहां पर और एक यहां पर, राइट? ये ऐड कर सकते थे ज्यादा से ज्यादा डायग्राम। मेरे ख्याल में यहाँ डायग्राम ना उसने कही है ना हमें बनाने की जरूरत थी, उसकी बनाई हुई डायग्राम ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने ये कहा है कि भाई वोल्टेज इंडिपेंडेंट है, हम वोल्टेज चेंज करेंगे। तो हमने ना जो चीज चेंज करनी है ना वो मैयर भी करनी है, ख्वाबों में ख्यालों में नहीं करनी। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया कि वो वोल्टेज चेंज करने से पहले मैयर कैसे करोगे, वोल्टेज को कैसे मैयर करते, वोल्ट मीटर। तो वी कनेक्ट आवर वोल्ट मीटर इन पैरेलल, पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर हमेशा, टू प्रोपेलर टू मैयर वी। फिर नाउ वी अप्लाई अ वैल्यू ऑफ वोल्टेज यूजिंग द बैटरी सप्लाई, ठीक है, बाय यूजिंग सप्लाई, कोई भी वोल्टेज लगा लें। वो कौन सी सप्लाई है, 0 से 12 वोल्ट के बीच में। फिर हम क्या करेंगे, वो लगाकर उसको मैयर भी कर लेंगे वोल्ट मीटर से भी, और वो जो फैन यहां लगाएगा हवा फोर्स, तो वो फोर्स मैयर कर लेंगे यहां से। लेकिन एक मिनट है, तो रियलिटी में क्या होता है, जब हम कोई पंखा लगाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है ना बेटा, तो हमें तब मोर मैयर करनी, फिर फोर्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी जब एयर भी इंक्रीज होगी, तो जब वो कौन स्पीड पे पहुंच जाए, राइट? और अभी हमने क्या कहा है, हमने ये क्या है, वोल्टेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब जिसको बाद में चेंज करना है हमने, तो हर मर्तबा चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो स्पीड इंक्रीज होने में टाइम लगता है। तो हमने क्या रखे, ध्यान रखना है कि हमने इसकी वैल्यू कब लेनी है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की, जब फैन कांस्टेंट हो जाएगा या इसकी रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो ये यहां मैंने लिखा भी हुआ है कि नाउ अप्लाई वोल्टेज मैयर द वोल्ट मीटर, वो भी आ जाएगा। मैयर फोर्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस व्हेन प्रोपेलर रीचेस स्टेडी स्पीड, राइट? या उसकी रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रीचेस स्टेडी रीडिंग, फिर मैयर करनी है। फिर हमारे पास V और F आ गया ना, इन्हीं में हमने करना था ना आपस में एक्सपेरिमेंट कि V और F कैसे चेंज हो रहे हैं। तो जब हमने एक मरतबा कर लिया ना, अब हम क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे सेम एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V बिटवीन 0 टू 12 वोल्टेज, इसी के अंदर ही रहना, यही पावर सप्लाई। और फिर जब हम V चेंज करेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट से जो F चेंज होगा वो भी वैल्यू फाइंड करेंगे। कब करेंगे, जब वैल्यूज आर, जब स्पीड स्टेडी हो जाए, फोर्स की या फोर्स की वैल्यू स्टेडी हो जाए। फिर जब हम ये कर लेंगे ना डिफरेंट मतलब रिपीट, तो हम उसको टेबल बनाएंगे। तो टेबल में याद रखें सिर्फ हेडिंग देनी है आपने और यूनिट नहीं भूलनी। तो पहले आप बनाया करो कॉलम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर याद रहे। ये चेक करने वाला टीचर बहुत इंप्रेस होगा अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ए लेवल में बताते हैं कि पहला कॉलम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप नहीं बनाएंगे नंबर नहीं काटेगा, लेकिन इंप्रेस होगा। फिर पहला कॉलम वो बनाए जो आप चेंज कर रहे थे, हम खुद क्या चेंज कर रहे थे, वोल्टेज। आपने वोल्टेज V और यूनिट लिखना नहीं बोलना, यूनिट स्लैश के साथ भी लिख सकते हो या स्लैश नहीं तो ब्रैकेट लगा दो, राइट? दोनों में से एक। फिर दूसरा कॉलम क्या मैयर करने थे, डिपेंडेंट वेरिएबल का, पहला इंडिपेंडेंट का, दूसरा डिपेंडेंट का, फोर्स F, और यूनिट नहीं बोलनी न्यूटन, स्लैश के साथ या स्लैश नहीं लगानी तो ब्रैकेट लगा दो, राइट? आपने यहां कुछ नहीं लिखना, टेबल बड़ा नहीं बनाना, हमने कोई रीडिंग नहीं लिखनी, वो खुद भी बताता वैसे, हर मतलब भी बताता है। देखो कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी रीडिंग, और वो नहीं भी कही तो याद रखना आपने टेबल बनाना है, आपने रीडिंग नहीं बनाना, ठीक है बेटा? फिर अब कंक्लूजन कैसे करते हैं, तो आपने ये दो सेंटेंस याद कर लो, आंखें बंद करके हर मर्तबा
conclusion can be reached from the steepness of the dependent and पहले dependent variable का नाम लेना है और वो यहाँ force है and independent variable graph। तो आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं ना, तो डिपेंडेंट किसे कह रहे थे? फोर्स को। आपने उसका नाम ही लिखना है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज को उसका नाम लिखना है यहाँ। तो कंक्लूजन कैन बी रीच फ्रॉम द स्टीफनेस ऑफ द फोर्स वोल्टेज ग्राफ, बस। या कंक्लूजन कैन बी रीच फ्रॉम द ट्रेंड ऑफ चेंज इन फोर्स एफ ड्यू टू चेंज इन बी। दोनों में से कोई एक करना है आपने, राइट बेटा जी। और ये सेंटेंस चेंज नहीं होने, ये दो आखिरी तो रट्टा लगा लें। ड्यू टू कंक्लूजन कैन बी रीच फ्रॉम द स्टीपनेस और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ग्राफ, और कंक्लूजन कैन बी रीच फ्रॉम द ट्रेंड ऑफ डिपेंडेंट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की जगह उनके प्रॉपर नाम लिखने। यहां वो क्या है? फोर्स और वोल्टेज, याद रहेगा। तो बेटा ये देखो, उसने तो स्पेस इतनी ज्यादा दी थी, मैंने हालांकि सारे पॉइंट मेंशन कर दिए, फिर भी इतनी कम स्पेस में आ गई है। तो उसमें क्या है कि मैंने यहां सेंटेंस पूरा नहीं ना लिखा, आपने कोई शेप पॉलिसी नहीं लगानी। ये वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई वुड से। हो गया। तो एटीपी इज इजीएस्ट ऑफ पेपर, बाकी का इससे ज्यादा आसान है, उल्टा चल रहे हैं, राइट। अब अगला क्वेश्चन ग्राफ वाला है, तो लेट्स डू इट। तो पहले क्वेश्चन देखें। कह रहा है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट फॉलोइंग मैथ, स्टूडेंट यूजेस द ऑपरेटर्स। ये मैथ है हैंगर से, एक और मैथ हैंगर से लगाया हुआ है। हैवी वेट है जिसने इसको गिरने से बचाया हुआ है। पुली है जिसके ऊपर ये स्ट्रिंग मूव कर सकती है, वेट मूव कर सकते हैं। द बॉटम ऑफ mass of hanger A is at a height h above the floor. The student places one end of a meter ruler on the floor and the other end near to the mass hanger. The top of the meter ruler is shown. ये कह रहा है 1 मीटर रूलर का एंड नीचे रखा है और एक हैंगर, हैंगर के पास उसने 1 के बाद यहाँ 0, तो इसका मतलब नीचे कौन सा एंड होगा? 1 मीटर रूलर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। इसका मतलब ये 1 के करीब रखा है तो ये 100 है। तो आप गौर करो, 1 मिनट ठहरो, ये एग्जैक्टली 1 पे नहीं है, तो हाइट हमें इससे नीचे वाली बतानी है ना। तो 1 से 100 तक कितनी है? 99 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई कैलकुलेशन, कोई ज्यादा साइंसदान नहीं बनना। क्लियर? अच्छा, नाउ फिर कह रहे डिस्क्राइब वन सोर्स ऑफ एरर। रूलर से ले रहे हो तो पैरेलक्स एरर हो सकती है। अच्छा, पैरेलक्स एरर किस वजह से होती है? आपने खाली पैरेलक्स एरर नहीं लिखनी, अभी वो बताता हूं। एक पैरेलक्स एरर हो सकती है, क्यों? ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई नॉट परपेंडिकुलर, ड्यू टू आई नॉट परपेंडिकुलर का साइन, या गैप की वजह से, जैसे मैंने बनाया यहाँ गैप रख दिया ना, तो ड्यू टू गैप बिटवीन द रूलर एंड द हैंगर। आपने खाली पैरेलक्स एरर नहीं लिखना यार। फिर उसकी इंप्रूवमेंट क्या है? अगर पैरेलक्स एरर लिख रहे हो तो कीप द आई परपेंडिकुलर टू स्केल और कीप द रूलर एडजेसेंट। अच्छा, और भी हो सकता है, हमारा रूलर बिल्कुल सीधा नहीं हो सकता, रूलर इज नॉट वर्टिकल, ये भी एक एरर हो सकता है। हाइट इज नॉट करेक्ट, रूलर इज नॉट वर्टिकल, तो उसको कैसे सही करेंगे? उसके साथ एक सेट स्क्वायर, याद है किसी को? ये रख के कहेंगे कि वो वर्टिकल है। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ये भी मैंने 3 आंसर अभी तक बता दिए, और उसी की जो आपने एरर बतानी, इंप्रूवमेंट उसी की बतानी है। एक ये भी बेटा आपने नॉर्मल देखा है, रूलर में 0 और 100 से पहले आगे पीछे छोटा सा गैप होता है नॉर्मल रूलर में, इसे कहते हैं डेड स्पेस। 0 एरर ऑफ रूलर भी कह सकते हैं, डेड स्पेस कहते हैं, वो भी हो सकती है। अगर डेड स्पेस हो और आपका वेट तो इधर है हैंगर, तो यहाँ नीचे वाली है ना, इसका मतलब ये थोड़ी सी लेंथ मिस नहीं हो रही, तो डेड स्पेस है। तो इसका मतलब वो जितनी डेड स्पेस है, हम उस डेड स्पेस को
एक दूसरे रूलर से मेजर करें, लेकिन उस रूलर में भी तो डेड स्पेस हो सकती है, तो उस रूलर के मिडल से करें, वो डेड स्पेस मेजर करें। डीएस का मतलब डेड स्पेस, फिर जो रीडिंग यहां वो दिखा रहा था ना ये 99, उसमें वो डेड स्पेस को ऐड कर दे, इंप्रूवमेंट ये हो। राइट बेटा? तो मैंने 4 आंसर बताए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये एटीपी में आप, यू डोंट नीड टू बी साइंटिस्ट, आपकी कॉमन सेंस यूज होती, राइट? तो आप और भी बता सकते हो। क्लियर जी? चलिए आगे। नेक्स्ट, student places a mass of 5 gram on mass hanger. The additional mass causes the mass hanger to descend slowly. The student uses a stopwatch to take 3 readings. वो ये कह रहा है कि आपने हैंगर ए के ऊपर एक मैस रखा, यहां मैथ रखेंगे तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। अच्छा, इसको नीचे आने का जो टाइम है ना, वो हमने एक स्टॉपवॉच से मेजर किया, इसने यहाँ लिखा तो कुछ ऐसे ही, टू डिसेंड स्लोली। स्टॉपवॉच से मेजर करता है, 3 मरतबा करता है, 3 रीडिंग्स ये। फिर वो कहता है एवरेज बताओ। तो एवरेज कैसे बताओगे? सबको तीनों को ऐड करके। अच्छा, एक बात नोट करनी है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक है ना, तो आपने भी 2 डेसिमल प्लेस तक करनी है। मेरे ख्याल में 6.0 समथिंग आता है। अब पता नहीं, अब आप लोग बता सकते हैं, थोड़ी हेल्प करेंगे तो। 6.00 ही है। आपने खाली 6 नहीं लिखनी, 6.0 भी नहीं लिखनी। उसने 2 डेसिमल प्लेस तक है तो आपने भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। ये बात ध्यान में रखनी है, एक नंबर यहां तक होगा, खाली 6 लिखेंगे एक नंबर होगा। राइट? क्लियर? ये बात याद रहेगी बेटा? ओके। अच्छा, अब वो कह रहा है टेबल है, टेबल की हेडिंग दें। मैथ्स इन ग्राम्स ऑन हैंगर, ग्राम में है तो ग्राम यूनिट है। एवरेज टाइम इन सेकंड, देखो एवरेज टाइम सेकंड में था ना, ये सेकंड में। राइट? फिर कह रहा है वो बाकी करें, तो 5 ग्राम के लिए वो 3 टाइम लिखे थे, वो 3 टाइम कौन से थे? 3 रीडिंग। तो ये है, उसने कहा कि कंप्लीट द हेडिंग्स, तो वो 3 टाइम के लिए आप लिख सकते हैं रीडिंग 1 इन सेकंड, रीडिंग 2, रीडिंग 3, या T1 T2 T3, यूनिट नहीं बोलनी, सेकंड में। राइट? हेडिंग दे सकते हैं। कहां से है और कितनी है? 6.11, 5.87, 6.02, 6.11, 5.87, 6.02, और एवरेज आपने फाइंड करी थी 6.00। अच्छा, अब एक खास बात नोट करना है, यहाँ सारी वैल्यूज उसने 1 डेसिमल में लिखी है। आपने एक अदब अदाब का ख्याल रखना है, जब आपकी एवरेज लिखोगे तो वो 6.00 हमने कैलकुलेट की ना, लेकिन यहाँ क्योंकि सब 1 डेसिमल प्लेस में, तो हम भी 1 डेसिमल में लिखते हैं। वैल्यू में फर्क तो नहीं पड़ा है ना, 6.00 भी, ये 6.0 भी उतने ही है, लेकिन एक ना आपने ये चीज को ध्यान रखना है, मैनर का। राइट? अच्छा, अब ये हमारे 3 मार्क्स हो गए। फिर कह रहा है कि ऑन ग्रेड प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एवरेज टाइम ऑन वाई एक्सिस, एवरेज टाइम ऑन वाई एक्सिस एंड मास ऑन एक्स एक्सिस। तो एक नंबर तो सिर्फ ये लिखने का है कि एवरेज टाइम ऑन वाई एक्सिस, मास ऑन एक्स एक्सिस, लेकिन यूनिट नहीं भूलनी। उसने वहां नहीं मेंशन किया, तो टाइम के यूनिट सेकंड है और मास ग्राम में ले रहे हैं। अगर ये आप यूनिट नहीं लिखेंगे, ये एक नंबर नहीं मिलना। राइट? अच्छा, अब रह जाती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्केल रखनी है। टेबल देखें भाई, ग्राम एक्स एक्सिस पर है, वो 5 से स्टार्ट हो रहा है और 13 तक है, 8 का डिफरेंस है। मैथ एक्स एक्सिस पर है, आप नंबर ऑफ बॉक्सेस को काउंट करें। एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना। अब उसने जरूरी नहीं हो तो 0 से शुरू करें, हमारा टेबल 5 से शुरू हो रहा है ना। अगर मैं होता ना, मैं 5 से शुरू करता और यहां तक 8 एक एक ऐड करता जाता, 6 7 8 9
तो 13 हो जाता, कितना मुनासिब हो। लेकिन बेटा ये स्केल हर मरतबा इतनी आसान नहीं आएगी, और ना हर किसी को आइडिया होगा कि कभी हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे। कोई बच्चा है वो कहता है 0 से स्टार्ट करना है तो 0 से कर ले। तो फिर हमने एक मेथड सीखा हुआ है क्या, ये नहीं भूलना, जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम, उसमें से स्टार्टिंग को माइनस करें और नंबर ऑफ स्क्वायर्स पे डिवाइड करें। तो ये टेबल की हम, अगर मैं 0 से शुरू करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी थी, 13 ना, एक्स पे। तो 13 माइनस स्टार्टिंग 0 और नंबर ऑफ स्क्वायर्स है 8। अच्छा आप इसे करोगे ना, ये 1 पॉइंट समथिंग है, मैंने ऐसे लिख दिया ये। उसको आपने क्या करना होता है, राउंड अप, राउंड अप, राउंड नंबर लेना है, डेसिमल में नहीं लेना। 2 5 10 ये नंबर लेने, बस 4 भी नहीं। तो 1.5 के करीब इनमें से कौन सा है, 2। तो हर बॉक्स का मतलब 2 लेने, अगर ये 0 है ना तो 2, हर बॉक्स की वैल्यू फिर 2 है, 4, और देखो बड़ी इजीली आप 13, आप आधे से ज्यादा यूज कर रहे हो, तकरीबन आप 80%, 75% ग्राफ यूज कर रहे हो। ये राउंड स्केल का फायदा भी है मेथड। और अगर आप 13 वाला करते हो तो ये तकरीबन यहां से तो 100% ही था। अच्छा बाय एक्सिस पर देख लें, बाय एक्सिस पर टाइम है, तो टाइम की सबसे बड़ी वैल्यू है 6, और 2 से स्टार्ट हो रहे, 2.2 से, तो हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 0 से भी। चलिए 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, अगर तो 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू उसकी कितनी है, 6 है ना, और इसके नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 स्क्वायर्स है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 6 और उसका स्टार्टिंग है 0, तो मैक्सिमम माइनस स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स 12, 0.5। तो ये तो पहली राउंड वैल्यू है, तो हर बॉक्स की वैल्यू 0.5। तो ये 0 है, 0.5 1 1.5 2 2.5 3, हर बॉक्स की 0.5 है ना, 3.5 4 4.5 5 5.5। वो देखो 6 बिल्कुल एंड पे नहीं आ गया, है ना। तो कितना आपका पूरा ग्राफ यूज हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब नीचे हमने दो रीडिंग ली थी, एक ब्लू वाली जो मेरी फेवरेट है, और एक 0 वाली जो कोई भी बच्चा सोच सकता है। आप इनमें से कौन सी चूज करेंगे, कोई एक ले लें। हाँ, ब्लू वाली के ऑरेंज वाली, इन दोनों में बात कर रहा हूँ। ब्लू वाली ले रहा भाई, कह रहा है ब्लू वाली ले लें, इजाजत के चेंज करना चाहते, वो ऑलरेडी राउंड है ना, राउंड नंबर आ गया, हमने एज इट इज ले लिया, इसलिए बिल्कुल एंड तक गया। जी बेटा, असल में 0.50 है, ये खुद एक राउंड वैल्यू है, इसको आप राउंड ऑफ किस में करोगे, क्योंकि उसमें जो वैल्यूज थी वो इस तरह है, देखो मैथ्स की वैल्यू ये है, ये इनमें 1.5 का अगर रखते तो कोई वैल्यू पॉइंट में है, उसमें तो पॉइंट में वैल्यूज है, तो वो 0.5 ही उसमें राउंड है, राइट। पॉइंट तक ले, उस पॉइंट वाली वैल्यूज ले सकते हैं उसमें। अच्छा नाउ ज्वाइनिंग, 5 को मिलाना है 6 से, और ये बेस्ट फिट कर्व कह रहा है, जब ये कर्व कहे तो वो होगी भी कर्व, स्ट्रेट लाइन है। 5 को 6 से मिलाना है, तो 6 तो ये है, और y एक्सिस पर 5 ये स्टार्ट में ही है, तो 5 को 6 से मिलाएंगे। कैसे मिलाते हैं हम पॉइंट लेते हैं कि क्रॉस लेते हैं, क्रॉस, राइट। ये क्रॉस बिल्कुल वहां पर आना चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू कोई बस मुझे बताता साथ साथ, 7 को 4.2 से, ये 7 है, और 4.2 क्या है, ये है ना 4, 4.2 किधर होगा, बताएं जरा, तुम लोगों का मैथ चेक हो कैसे। भाई ये देखो ये कितना गैप है यहां से यहाँ, 0.5, और इसके अंदर कितने छोटे बॉक्सेस हैं, एक बड़ी स्केल में 10 है ना, तो हर स्मॉल बॉक्स की वैल्यू कितनी है, तो ये 4 है ना,
तो ये 4.05, ये 4.10, 4.15, 4.20 इधर आए। हाँ वेरी राइट, मैथ जरा ठीक है ना, तो ये मुश्किल नहीं है। अच्छा तो बेटा कर लो ना, अब आगे देखो। 9 को 3 से मिलाना है, तो ये तो और आसान है। 9 है और 9 ये जा रहा है बेटा, और ये 3। अब 9 किधर है? ये है 9, ये है 9, ये है 9, एंड दिस इज 3, राइट। आपने क्रॉस लगाने हैं या डॉट लगाना है, तो उसके गेट सर्कल बना देना है। क्रॉस लगाना है आपको, यही रिकमेंड करते हैं टीचर। अच्छा जी, 11 को 2.6 से मिलाना है। अच्छा 11 ये है, और 2.6 किधर होगा बेटा? 11 2.6 2.5 से कितना ऊपर होगा बताएं जरा। अब 11 किधर चला गया? हाँ ये ज्यादा ही मैंने बड़ा कर लिया ना। हाँ 11 ये है, 11 जा रहा है, ये 11 है। 2.5 2.6 किधर होगा? दो बॉक्सेस, क्योंकि एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है? 0.05। तो 2.5 से एक बॉक्स 2.55, उससे अगला 2.60, 2.6, राइट। याद रहेगा। अच्छा जी नेक्स्ट क्या है बेटा? 13 को 2.2 से, 13 एंड पे है और 2 ये है, तो 2 है। 2.2 किधर होगा? यहाँ पर। अच्छा जी, बिल्कुल एज पे होना था, मैं से क्रॉस थोड़ा सा अजीब लग गया। अच्छा बेटा, आपने फिर इसको बनाना है बेस्ट फिट कर्व, उसने कहा है। तो कर्व आपने कैसे बनानी है? तोड़ तोड़ के नहीं बनानी, एक ही गो में बनानी है। जैसे मैं ये पहले पेंसिल मूव करता रहूंगा इस पर, ओ ये मैंने बना दी। सॉरी बेटा, मेरे से ना ये क्योंकि मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ करना है, फ्री हैंड ड्रॉ करना आपने। इसमें आपका एक पॉइंट या दो पॉइंट रह गए हैं, तो आपने परेशान नहीं हो, स्मूथ होने चाहिए कर्व। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ग्राफ हो गया। ग्राफ के बाद वो क्या कहता है कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड बी। अब आप एक बार नोट करो, जो जो हम आगे जा रहे हैं एम इंक्रीज हो रहा है, तो टी की वैल्यू नीचे नहीं आ रही। इसका मतलब क्या करेंगे कि टी एवरेज डिक्रीजेस एज एम इंक्रीजेस। ये ठीक है बात। आप डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन हर मर्तबा नहीं होते ग्राफ। ठीक है, डायरेक्ट होता है जो जीरो में से स्ट्रेट लाइन गुजरे। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक खास बात होती है कि आप वैल्यूज को, आमने सामने वाली वैल्यूज को ज्वाइन करें तो एग्जैक्ट आंसर सेम आएगा। इसमें सेम नहीं आ रहा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आ रहा है, तो 5 को 6 से करें तो 30 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके आंसर सेम, ये एग्जैक्टली इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा ये मेरी बात अब आपने याद रखनी है। टेबल से कैसे पता चलता है डायरेक्ट और इनवर्स, ये अब आप नोट करके रखें कि आपको बड़ी देर काम आएगी। जो दो वैल्यूज को हमेशा मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आए, वो इनवर्स प्रोपोर्शन हो। जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं ना, उन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आता है। लेकिन जिन्हें डिवाइड करके आंसर सेम आए, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। अच्छा अब यहां अब क्या कहेंगे आप? तो बेटा अब आप ग्राफ नीचे जा रहा है, तो आप कहोगे टी डिक्रीजेस विद एम। हमेशा जो वाई एक्सिस पर है ना, उसको आपने पहले नेम, टी डिक्रीजेस विद एम। और अगर तो वो स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली, कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्मली। तो ये पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा एक तो आपको समझ आ रही थी ना कि ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे को जाने का मतलब डिक्रीज हो रहा है। कौन डिक्रीज हो रहा है? जो वाई एक्सिस पर है। तो आप लिखते हैं टी डिक्रीजेस विद एम।
लेकिन 2 मार्क्स में कुछ और भी बताना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज, यूनिफॉर्मली लिख देते, कर्व है तो नो, दैट्स इट। ये सबसे शॉर्ट मेथड है, याद रखना। जी बेटा, बेटा वो मैं आपको रिकॉर्डिंग लेसन शेयर कर दूं जिसमें सारी टाइप के आ जाएंगी। एक मिनट, क्या मैं छोटा सा रिकॉर्डिंग लेसन शेयर कर दूं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करूंगा वो 5 to 7 मिनट का होगा। हाँ, उसमें वो भी आ जाएगी मुझे भी। वाह जी, बस बेटा मैं अफसोस। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। A student investigates a thermistor using circuit, ये thermistor। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट। हमने इसको डायग्राम में बताना है। कैसे? बैटरी, बैटरी के अंदर कितने सेल हैं, जरा गौर से देखें। 3 सेल। अच्छा, मैं यहाँ साइड पे बना देता हूँ ताकि वो ना बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो एक सेल होता है ये हो गए 3 सेल। कितने मार्क्स का ये? 3 मार्क्स का। चलो एक नंबर हो गया। अच्छा, अब ये क्या है? स्विच। स्विच को कैसे ड्रॉ करते हैं? यहां से हम जा रहे हैं, स्विच की सिंबल ये होती है ये। फिर उससे आगे रेजिस्टर, आधा नंबर स्विच का। ये ये कौन सा रेजिस्टर है लाइनों वाला? फिक्स रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर का सिंबल होता है ये। उसने भी तो ओपन ही किया हुआ है। तो ड्रॉ करने में सारे ओपन ही बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखो उसका स्विच ऊपर की तरफ ओपन है। अच्छा, ये फिक्स रेजिस्टर, आगे थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर का सिंबल क्या होता है? फिक्स रेजिस्टर जैसा होता है, लेकिन उसमें एक लाइन पैरेलल आकर उसे क्रॉस कर जाए। फिर वो थर्मिस्टर ज्वाइन हो जाता है बैटरी से, बैटरी से ज्वाइन। जी। और ये जो वोल्ट मीटर है वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड है? अलग वायर ना, थर्मिस्टर के साथ है। और कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, नजर भी यही आ रहा है। तो 3 मार्क्स हो। ठीक है। अच्छा, खाली वेरिएबल रेजिस्टर एक बच्चा पूछ रहा है, वो ये होता है, फिक्स रेजिस्टर बनाते हैं ना, ये एरो बना देते हैं। ठीक है बेटा, ये वेरिएबल, ये सिंबल है। खैर, मुझे डिमर देख रहे हो ना, ये वेरिएबल रेजिस्टर, ये असली शक्ल है। हमें क्योंकि डायग्राम भी ड्रॉ करनी होती है, वो ये रियोस्टैट भी होता है। लेसन के बाद अगर मुझे याद करा तो मैं नोट्स में दिखाता हूँ। अच्छा, आगे कह रहे थे स्टूडेंट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द रूम एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट इज शोन। रूम टेम्परेचर ये अब आपने ध्यान में रखना है। रूम टेम्परेचर 20। द शोज द रीडिंग ऑन दिस। बताओ ये रीडिंग कितनी है? कितने वोल्टेज है? 2। आप 2 भी लिखते हैं, और क्योंकि वो पॉइंट्स भी बीच में बता रहा है 2.0 लिखेंगे तो ये ज्यादा अच्छी बात है। 2 लिख देते, गलत नहीं होना था। क्योंकि देखो इसमें बीच में पॉइंट वाली वैल्यू भी मेंशन हो रही है ना, 1 है तो ये 2 है तो ये 1.1 1.2, यानी वो 1 डेसिमल तक बता रहा है। आप भी तब तक लिख दें। ठीक है, देयर इज अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर नियर द थर्मिस्टर, द स्टूडेंट मेजर द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड वाटर, और वो 0 है। आपको कुछ नहीं कह रहा। अब वोल्टमीटर की रीडिंग बताएं, बताएं कितनी है? 2.9। यार ये तो आसान है ना, इसमें अगर तुम्हारे 35 से कम नंबर आए ना एटीपी में, तो इशारा अपनी तरफ खुद ही कर लिया करो। फिर कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज चेंज इन वोल्टेज फॉर 1 डिग्री दिस, स्टेट यूनिट ऑफ योर आंसर। ये पार्ट अच्छा है बेटा। बीसी माइनस बीडब्ल्यू, बीसी क्या है? ये है बीसी, और बीडब्ल्यू था 2। यानी खुद ही बता रहा है फॉर्मूला, बस वैल्यूज पुट करनी है। 2.9 माइनस 2.0। अच्छा, वाटर का टेम्परेचर कितना था? टी डब्ल्यू, टी सी था 0 और टी डब्ल्यू था 20।
चेक कर लेते हैं। हाँ 20। हाँ बस वैल्यू तो देखो यार, ये 2 मार्क्स है। अच्छा जी, ये हो जाएगा 0.9 स्टेप में आपके लिए इंक्रीज कर रहा हूँ 20। तो ये हो जाएगा 0.045। अच्छा, ऊपर वैल्यूज रखी हैं वोल्टेज की और नीचे रखी है सेल्सियस। तो वोल्टेज ओवर सेल्सियस, इसका मतलब पर यूनिट चेंज सेल्सियस कितना वोल्टेज चेंज हुआ। अगला पार्ट टेक्निकल है पूरे इसका पेपर का। यूज योर आंसर टू प्रिडिक्ट द वोल्टेज व्हेन थर्मिस्टर इज बॉडी टेम्परेचर कितना है, खुद बता भी रहा है। बताओ 37 पे कितना होगा। ये रेशियो टाइप है, लेकिन बात पूरी नहीं। वो पता क्या, आपने अभी जो निकाला है ना, ये बता रहा है वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज पर सेल्सियस, 1 सेल्सियस में चेंज कितना आता है। तो 1 मिनट नोट करें, 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी रीडिंग थी। 1 मिनट ठहरो। 1 डिग्री सेल्सियस में इतना है, तो हमें कौन सा वोल्टेज पता है। जीरो पे इतना है, ये जीरो पे था पीसी, है ना। हम इसको भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं, 2 वाला और 20 दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर जीरो पर 2.9 है, तो जीरो में और 37 में कितना डिफरेंस है। 37 टाइम्स हर सेल्सियस में कितना चेंज आ रहा है, ये जो हमने कैलकुलेट किया। लेकिन 1 मिनट ठहरो, बात अभी खत्म नहीं हुई। जब 20 डिग्री सेल्सियस था तो वोल्टेज था 2, जीरो पे 2.9 है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहां टेम्परेचर क्या हो गया है, ज्यादा, तो वोल्टेज माइनस कर। था ना ये पार्ट था कुछ क्वेश्चन। लेकिन ये 1 नंबर का है और ये मैं कहता हूं मोर देन 90% बच्चों से गलत होगा। आपने यही समझना है। अच्छा, अब इसका आंसर मुझे कोई बताएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। कितना, 1.235। ओके, ठीक है बेटा। ये आपने जैसा था लिख दिया, उसने कोई डेसिमल प्लेस मेंशन नहीं किए, जो था वो लिख दिया। नेक्स्ट, student is told that if the thermistor is held between thumb and forefinger for 2 minutes, the reading on VAB will be same as predicted, जो हमने प्रेडिक्ट की। 2 मिनट के लिए रखें तो वो जो पीबी है वही आएगा। Two quantities are considered to be equal within limit of experimental accuracy if they are within 10%. The student thermistor is held between the student thumb, तो VAB की रीडिंग ये आती है जबकि होनी ये चाहिए थी। क्या हम उनको इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, वेदर आर इक्वल। तो हम कैसे करते हैं, हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, दोनों वैल्यूज का डिफरेंस, जो भी बड़ी है। बड़ी वैल्यू थी 1.235 माइनस 0.80, ये है ना। अच्छा बेटा, इसका जो डिफरेंस होगा वो 0.435। फिर उनमें ये जो डिफरेंस है ना डेल्टा वी, उसको उनकी एवरेज पे डिवाइड कर दो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये ए लेवल तक सेम रहेगा। मेथड करने के और भी हैं। तो आप इन दोनों की एवरेज ले लें, दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें। 1.2535 प्लस 0.80, ये हो जाएगा 2.35। करेंगे उसको 2 पे डिवाइड तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, कोई बताएगा मुझे। इन दोनों को ऐड करते हैं, 1.1
1 1 नहीं सर 1.017 017 ओके 1.017 अच्छा एवरेज है। तो ये जो भी डिफरेंस आया ना इसे एवरेज पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें आंसर शुड बी लेस देन 10। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा टेक्निकल मेथड है बेटा। आपको मैं आसान मेथड भी बताता हूँ राइट। अच्छा अब आप देखना ये आंसर क्या आता है। तो ये तो कोई 40% के करीब आ रहा है 43% आएगा 42.7 यानी 43% हो गया। तो ये तो 10% से बहुत ऊपर है। नॉट इक्वल दे आर नॉट इक्वल। राइट क्लियर रीजन आपने यहां बता दी। अच्छा एक मेथड ये भी होता है किसी एक वैल्यू को छोटी वैल्यू कोई भी जो इनमें है V2 है वो बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई करें तो 10% के अंदर होने का मतलब आंसर शुड बी लार्जर देन 90%। वो उसका 90% होगा तो 10% ये विद इन है ना। तो ये ज्यादा आसान था इसमें तो कैलकुलेशन कोई भी नहीं है। तो करके देखें क्या था 0.80 और डिवाइडेड बाय 1.235 इंटू 100। 90% से बड़ा होना चाहिए उसे। हाँ तो 90% होना चाहिए लेकिन यू विल सी ये तो कोई 80% 70% है कितना है 64% आ रहा है। तो बेटा तो 90% से कम है तो देन दे आर नॉट विद इन 10%। इसमें कैलकुलेशन कम है लेकिन जो पहले मेथड बताया अगर आप वो करोगे चेक करने वाला टीचर विल बी इम्प्रेस डिप्रेस्ड राइट। डिप्रेस मैं ऐसे कह रहा हूं तुम लोग ना हो अभी। क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे खुद ही जल्दी करते हैं। टेम्परेचर की रीडिंग बताओ कितनी है ये 18 18 डिग्री सेल्सियस है ना। आगे वो बताया अब ये पे टेम्परेचर बता रहा ये थीटा 2 ये कितना है 26 कह रहा है थीटा 2 माइनस थीटा 1 करें। ये थीटा 1 था और ये थीटा 2 था तो 26 माइनस 18 8 सेल्सियस यूनिट मत भूलें। ऊपर भी यूनिट लिखी हुई थी ऊपर चलें। डिस्क्राइब हाउ टू इंश्योर थीटा इज मेजर्ड एक्यूरेटली कीप आई परपेंडिकुलर। इसके अलावा लेट द टेम्परेचर बी स्टेबल। टेम्परेचर की रीडिंग को क्या होने दो स्टेबल होने दो। नहीं आपने उसको एक्सप्लेन कहना है लेट रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर बी स्टेबल। अच्छा उसने दो है तो दो मार्क बता दें आप। आई को परपेंडिकुलर रखो बिल्कुल। इसके अलावा अपने हाथ से बल्ब को ना टच करें क्योंकि आपकी बॉडी की हीट से भी टेम्परेचर की रीडिंग चेंज हो जाएगी राइट क्लियर। और इसके अलावा बस यही है रीडिंग। द बीकर इज मेड फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास सजेस्ट व्हाई इट इज सुटेबल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। बेटा हमने ना उसको फ्लेम के ऊपर रखना है तो नो बीकर सॉरी बहुत गर्म डालना है। तो लेबोरेटरी में स्पेशल क्यों करते हैं क्योंकि अगर कोई हीटअप चीज जरा भी हो जाए ना घर का गिलास में जरा ज्यादा गर्म पानी डाल देना या चाय डाल दे तो गिलास टूट जाएंगे। पानी पीने वाले गिलास की बात कर रहा हूँ। लेकिन लैब में देखना केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब को हम कई दफा फ्लेम के ऊपर रख देते हैं ठीक है। तो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं पढ़ा हीट से रिलेटेड है। तो एक तो ये आंसर हो सकता है कि अगर वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाए तो बर्न नहीं करेगा ब्रेक नहीं करेगा सॉरी। और ये भी हो सकता है कि स्पेशल टाइप ऑफ बीकर ग्लास की हो ताकि हम अंदर से देख सकें कोई रीडिंग ले सकें क्लियर हो ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन पहले वाली ठीक है कि वो ब्रेक ना हो हीटअप होकर। फिर आगे वो कह रहा है कि ये थीटा 2 माइनस थीटा 3 ये यहाँ पर रीडिंग रख दें। तो बेटा अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या था 8 और थीटा 2 की रीडिंग क्या थी 26। तो कोई है इश्यू कोई साइंस नहीं। डिस्क्राइब टू सोर्सेज ऑफ एरर मेथड टू डिटरमाइन CM। देखो बेटा
उसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। और हीट वालों में क्या हो सकता है, हीट कैन बी लॉस टू द सराउंडिंग। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसकी इंप्रूवमेंट क्या होगी, इसको इंसुलेट कर दें। लिड से भी हीट निकल सकती है। और एक और भी होता है, हमने क्या रखा है, ये गर्म करके इसको इसमें डाला ना, तो उसको इसमें डालते हुए भी रास्ते में भी हवा लगेगी, तो एयर कैन टेक द हीट ऑफ द मैस अवे। राइट बेटा जी, क्लियर। तो पूरी हीट यहां तक पहुंचेगी नहीं, याद रहेगा आपको। ओके। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कुछ मैस इसका हीट लेकर एवेपोरेट हो जाएगा, तो वो ठंडा कर देगा सब कुछ। तो इस तरह मैस पहले इतना, तो सम mass of the water can absorb the heat to evaporate, right? State 2 improvement, तो इन्हीं की इंप्रूवमेंट बतानी है। पहले वाला क्या था, जो सराउंडिंग में जाएगा इंसुलेट कर ले। और उसमें दूसरा क्या था कि जब वो एयर में कुछ ले जाते हुए एयर हीट एब्जॉर्ब करेगी तो हम फौरन ही रख देंगे, यानी उसको ज्यादा देर तक एयर में रहने। ये आपने जो आपने यहाँ लिखी है ना वो सराउंडिंग में, तो आपने इंसुलेशन उसी की आपने इंप्रूवमेंट पहले नंबर पे लिखी। फिर आपने वो जो एयर वाला लिखा है तो उसी को आपने कहना है कि जल्दी मूव कर दिया, तो वो आपने सेकंड नंबर पे उसी के सामने लिखनी है। राइट बेटा, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर ये सेकंड एरर क्या था?